सुनिए जी, आज मन बड़ा विचलित है। पता नहीं क्यों गर्मा गर्म हलवे की महक जैसे नाक में बस गई है। जी कर रहा है कि जी भर कर हलवा खाऊं। अरे भाग्यवान, हलवा खाना कौन सी बड़ी बात है। तुम बस कढ़ाई चढ़ाओ, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। जी, घर में ना बेसन है, ना घी और ना ही गुड़। डिब्बे खाली पड़े हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों में चमक देखने के लिए मैं पत्थर से भी गुड़ निचोड़ सकता हूँ। मैं बस अभी गया और सामान लेकर आया। रामबली जोश में बाहर तो निकल आया, लेकिन जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा बंद हुआ उसके कदम ठिठक गए। उसने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला, वहाँ सिक्कों की खनक नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। हे भगवान, जोश में होश तो खो दिया। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और वादा हलवे का कर बैठा। अब खाली हाथ लौटा तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन लाऊं तो कहाँ से। तभी उसके दिमाग के बत्ती जली। उसे अपने पड़ोसी सूर्य सिंह की याद आई। सूर्य सिंह के पास पैसा तो था, पर उसका दिल थोड़ा तंग था। हाँ, आज अपनी चतुराई का इम्तिहान लेता हूँ। सूर्य सिंह के पास चलता हूँ। वो कंजूस जरूर है, पर उससे बातों के जाल में उलझाना मुझे आता है। बस किसी तरह कुछ उधार मिल जाए तो मेरी पत्नी का सपना पूरा हो जाए। जैसे ही रामबली घर के भीतर पहुंचा, सूर्य सिंह ने मुस्कुराकर स्वागत तो किया, पर रामबली की हालत देख वो भांप गया कि आज ये कुछ मांगने आया है। आओ आओ रामबली भाई, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। कहो, भाभी की तबीयत कैसी है? सब खैरियत तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। बस एक छोटी सी मदद चाहिए थी। पत्नी की अवस्था आप जानते ही हैं। आज उसका मन कुछ मीठा खाने का है। सोचा आपसे कुछ रुपए उधार ले लो, लकड़ियां कटते ही चुका दूंगा। ओह मित्र, तुमने बड़े गलत वक्त पर हाथ फैलाया। देखो, नाम का तो मैं राजा का महावत हूँ, पर हाल मेरा भी तुम्हारे जैसा ही है। आज तो मेरी जेब में एक धेला भी नहीं है। विश्वास करो, तुम्हारी भाभी का मन भी आज कुछ मीठा खाने का था, पर अपनी लाचारी देखो, मैं उसके लिए बाजार से एक गुड़ की डली तक न ला सका। अभी सूर्य सिंह अपनी गरीबी का रोना रो ही रहा था कि अचानक रसोई घर से उसकी पत्नी की ऊंची आवाज गूंजी। अजी, सुनते हो? खीर बनकर तैयार है। गर्मा गर्म मेवे डाले हैं, जल्दी आओ वरना ठंडी हो जाएगी। रामबली के कानों में वो आवाज पड़ी और साथ ही ताजा दूध और इलायची की भीनी भीनी खुशबू ने उसे सब सच बता दिया। सूर्य सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सकपका गया। अरे, वो तुम गलत समझ रहे हो भाई। मेरी पत्नी को शब्दों का ज्ञान थोड़ा कम है। वो खिचड़ी को खीर बोल देती है। बेचारी ने पानी वाली पतली खिचड़ी बनाई होगी, जो शायद हम दोनों का पेट भी ना भर पाए। हमें तो आज आधा पेट सोकर ही गुजारा करना होगा। बड़ी मजबूरी है। कोई बात नहीं मित्र, मैंने तुम्हें नाहक तकलीफ दी। अपना ख्याल रखना। रामबली वहाँ से बाहर निकल आया। हवा में तैरती खीर की सुगंध उसे चिढ़ा रही थी। वो रास्ते में चलते हुए सोचने लगा, वाह रे दुनिया, जिसके पास सब कुछ है वो दरिद्र बनने का नाटक कर रहा है। सूर्य सिंह ने मदद तो दूर झूठ का सहारा लिया, पर अब मैं क्या करूं? खाली हाथ घर गया तो पत्नी के मुरझाए चेहरे को कैसे देखूंगा? क्या प्रतापगढ़ में कोई ऐसा नहीं जो एक गरीब की लाचारी समझे? सूर्य सिंह के घर से अपमानित होकर निकलने के बाद रामबली उदास तो था, पर हारा नहीं था। चलते चलते उसकी नजर एक भव्य हवेली पर पड़ी, जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रामबली ने एक राहगीर को रोककर पूछा, भैया, ये इंद्रलोक जैसी सजावट किस खुशी में है? अरे भाई, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? ये नगर सेठ शंभू प्रसाद की हवेली है। शादी के 15 साल बाद घर में नन्हा राजकुमार आया है। कल छठी की पूजा और नामकरण है। सेठ जी दिल खोल कर लुटा रहे हैं। रामबली के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसने सोचा, कल दावत होगी सो होगी, पर मेरी रामवती का मन तो आज ही हलवा खाने का है। सेठ जी के बेटे की खुशी का थोड़ा हिस्सा मैं आज ही क्यों ना मान लूं? रामबली सीधा बाजार पहुंचा और सबसे बड़े बेसन व्यापारी सूरजभान की दुकान पर जा खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर ऐसी गंभीरता ओढ़ी जैसे वो कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर हो। राम राम सेठ जी, जरा ये बताइए, आपके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां तैयार खड़ी हैं?
राम राम भैया, पर तुम हो कौन और इतना बेसन क्यों चाहिए? अरे, मैं सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली से आया हूँ। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, जानते हैं ना? कल नामकरण की विशाल दावत है, पूरे प्रतापगढ़ को न्योता है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। हाँ, क्यों नहीं। गोदाम में 30-40 बोरियां तो हमेशा रहती हैं। सेठ जी का काम आराम से चल जाएगा। देखिए सेठ जी, बात यह है कि हमारे सेठ जी शुद्धता के बहुत पक्के हैं। उन्होंने कहा है कि पहले सूरज भान जी के यहाँ जाकर बेसन का नमूना ले आओ। अगर नमूना पसंद आया तो कल सुबह सारी बोरियां उठवा ली जाएंगी। अरे भाई, मेरा बेसन तो इलाके में मशहूर है, नमूना दिखाने में क्या हर्ज है? हरिया, ओ हरिया, जरा 1 पाव सबसे बढ़िया वाला बेसन तौलकर भाई साहब को दो। ये नमूना सेठ शंभू प्रसाद जी को दिखाएंगे। रामबली की चतुराई अब रंग ला रही थी। बेसन का जुगाड़ करने के बाद अब असली चुनौती थी शुद्ध देसी घी की। बिना घी के तो हलवे की कल्पना भी अधूरी थी। आइए देखते हैं रामबली ने घी की मंडी में अपनी किस्मत कैसे आजमाई। बेसन की पोटली बगल में दबाए रामबली घी की एक बड़ी दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, नगर सेठ शंभू प्रसाद जी ने याद किया है। कल के उत्सव के लिए बहुत सारा घी चाहिए था, पर उन्होंने कहा है कि पहले जरा सा नमूना दिखा दो। अरे, सेठ शंभू प्रसाद जी ने मुझे याद किया। ये तो मेरा सौभाग्य है। धन्य भाग हमारे, जो सेठ जी की रसोई में हमारा घी जाएगा। ये लो भाई, ये शुद्ध गाय का घी है। इसकी खुशबू ही इसकी गवाही देगी। सेठ जी से कहना कि सूरज भान व्यापारी ने खास तौर पर ये नमूना भेजा है। और हाँ, कल पीपे पहुंचवाने की चिंता ना करें, मैं खुद खड़ा होकर काम करवाऊंगा। रामबली गुड़ की दुकान पर पहुंचा और वहां भी अपनी वही शंभू प्रसाद वाली मोहिनी विद्या चला दी। राम राम सेठ जी, नगर सेठ शंभू प्रसाद जी के लाडले की छठी है कल। उन्होंने गुड़ का नमूना मांगा है। अगर स्वाद जच गया तो सारा गुड़ यहीं से जाएगा। अरे, शंभू प्रसाद जी की दावत और मेरा गुड़। ये लो भाई, ये एक डली नहीं, पूरी धेली ले जाओ। चक्कर बताओ कि कितना चोखा है। और हाँ, जल्दी लौटकर बोरियों का ऑर्डर देना, कहीं मिठाई बनने में देर ना हो जाए। जब रामबली ने बेसन, घी और गुड़ अपनी पत्नी रामवती के हाथ में रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में हलवे की भीनी भीनी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। लेकिन तभी रामबली को अपने स्वार्थी पड़ोसी सूर्य सिंह की याद आई। सुनो भाग्यवान, एक युक्ति सूझी है। वो महावत सूर्य सिंह बड़ा लालची है। आज जब मैं उसके पास गया था तो उसने हलवे का नाम सुनकर अपना मुंह चमका लिया था। अगर उसे गंध आ गई और वो यहाँ आ धमका तो हमें अपना हिस्सा उसे देना पड़ेगा। फिर क्या करें जी? आज हम दिया बाती नहीं करेंगे, अंधेरे में ही चुपचाप बैठकर हलवा खाएंगे, ताकि किसी को पता ना चले कि घर में कुछ बना है। इधर पति पत्नी अंधेरे में थाली सजाकर बैठे थे कि बाहर से राज्य के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं और उन्हें रामबली की इस विचित्र स्थिति पर बड़ा कौतुक हुआ। राजा चुपके से झोपड़ी के भीतर दाखिल हुए और अंधेरे का फायदा उठाकर उन दोनों के बीच बैठ गए। राजा ने भी धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और हलवे का आनंद लेने लगे। तीनों मजे से हलवा खा रहे थे, पर रामबली और उसकी पत्नी को लग रहा था कि वे सिर्फ 2 ही लोग हैं। अजी सुनते हो, आज हलवा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है क्या? या फिर मेरी भूख बढ़ गई है? थाली तो बड़ी जल्दी खाली होती जा रही है। सच कह रही हो, मुझे तो लग रहा था कि सामान काफी है, पर ये निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले ही बर्तन खाली होता दिख रहा है। कहीं अंधेरे में बरकत तो नहीं बढ़ गई? जैसे ही थाली पूरी तरह साफ हुई, रामबली को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि अंधेरे में किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है, जो उसकी पत्नी की नहीं है। भाग्यवान, क्या तुम मेरे दोनों हाथों से हलवा छीनकर खा रही हो? बर्तन इतनी जल्दी कैसे साफ हो गया? नहीं तो जी, मैं तो सोच रही थी कि आप ही सारा हलवा चट कर गए। रामवती ने जैसे ही दिया जलाया, झोपड़ी की दीवारों पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां उभरी। सामने एक अजनबी को बैठा देख रामबली उछल पड़ा। अरे, तुम कौन हो भाई? और इस अंधेरे में हमारे साथ बैठकर सेंध मार रहे थे? शांत हो जाओ मित्र, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी पत्नी के हाथ के हलवे में वो स्वाद था जो राजभोग में भी नहीं मिलता। ये लो, मेरी तरफ से कुछ स्वर्ण मुद्राएं, अपनी मेहमान नवाजी का इनाम समझकर रख लो। नहीं भाई,
तुम अभी खुद को मेहमान कह रहे थे और हमारे प्रतापगढ़ में मेहमान से खाने की कीमत नहीं ली जाती। बस दुख इस बात का है कि मेरी पत्नी भूखी रह गई। तुम्हें पता है ये सामान जुटाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं? कैसा पापड़? जरा हमें भी तो बताओ कि एक खाली जेब लेकर तुम इतना कीमती सामान कैसे लाए? रामबली ने बिना कुछ छुपाए बेसन, घी और गुड़ के व्यापारियों को नमूने के नाम पर ठगने की सारी कहानी सुना दी। राजा उसकी ईमानदारी और बुद्धि देखकर दंग रह गए। अनजाने में मैं तुम्हारी पत्नी के भोजन में बाधक बन गया। तुम स्वर्ण मुद्राएं नहीं ले रहे, पर मेरी एक बात मानो, कल सुबह राज दरबार में महाराज प्रताप सेन के पास जाना, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अगली सुबह रामवती ने बड़े उत्साह के साथ रामबली को जगाया। उठिए जी, आज तो आपको साक्षात महाराज से मिलने जाना है, जल्दी तैयार हो जाइए। अरे भाग्यवान, मैं एक अदना सा लकड़हारा राजा के सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? लोग कहेंगे कि राजा के दरबार में भी मांगने चला आया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने परसों एक कबूतर पकड़ा था। सोचा था कि जब आप जंगल जाएंगे तो मैं उससे दिल बहला लिया करूंगी। उसके पर भी काट दिए हैं ताकि वो उड़ ना सके। आप वही कबूतर महाराज को भेंट में दे देना। पर वो तो तुम्हारा मनोरंजन था, मैं उसे कैसे ले जाऊं? महाराज की कृपा हुई तो ऐसे हजारों कबूतर आ जाएंगे। आप बस जाइए और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए। उधर महल में राजा प्रताप सेन ने अपने वस्त्र बदल लिए थे, पर उस गरीब लकड़हारे की बातों का जादू उन पर अभी भी था। उन्होंने अपने खास पहलेदार को बुलाया। सुनो, आज रामबली नाम का एक साधारण व्यक्ति यहाँ आएगा। उसे कोई रोकेगा नहीं। उसे पूरे सम्मान के साथ सीधे मेरे सामने हाजिर करना। रामबली अपनी फटी पुरानी धोती को ठीक करते हुए और हाथ में वो कबूतर लिए राजमहल के भारी दरवाजों की ओर बढ़ चला। उसे पता नहीं था कि कल रात उसके साथ हलवा खाने वाला मेहमान ही आज सिंहासन पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। ठीक इस समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सेन के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो। मैं चारूडेट सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत? हमें बताओ। महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। राजदरबार में सन्नाटा पसरा था। सुल्तानगढ़ के राजदूत चारुदत्त ने फर्श पर खड़िया से एक सफेद घेरा बनाया और उसके चारों ओर गेहूं के दाने बिखेर दिए। ये एक मूक चेतावनी थी जिसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पा रहे थे। महाराज प्रताप सेन चिंता में डूबे थे। तभी दरबार में अपनी फटी धोती और हाथ में एक झोला लिए रामबली दाखिल हुआ। महाराज, कल रात मैंने आपको पहचाना नहीं और साधारण अतिथि समझकर व्यवहार किया। अगर कोई भूल हुई हो तो इस नादान को माफ कर दीजिएगा। अरे मित्र, तुम माफी मत मांगो, बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ कि एक राजा होकर भी तुम्हारी और भाभी की हलवे की थाली में मैंने सेंध मारी। पर आज तुम गलत वक्त पर आए हो। हमारा राज्य संकट में है। रामबली ने दरबार का माहौल देखा। उसे वो सफेद घेरा और बिखरे हुए दाने दिखाई दिए। महाराज, क्या इस पहेली ने आपको परेशान कर रखा है? यदि आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर दे दूं। राजा ने हामी भरी। रामबली ने अपने झोले से वो कबूतर निकाला जिसके पर कटे हुए थे और उसे ठीक उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर ने एक पल घेरे को देखा और फिर झटपट बाहर बिखरे हुए गेहूं के दानों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने सारे दाने चुग लिए। ये देखकर सुल्तानगढ़ का राजदूत दंग रह गया। महाराज, मुझे मेरे पैगाम का जवाब मिल गया। आपके पास ऐसे बुद्धिमान रत्न हैं तो सुल्तानगढ़ को अपनी योजना बदलनी होगी। मैं चलता हूँ। राजदूत के जाते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ने राहत की सांस ली और उत्सुकता से पूछा, रामबली, ये क्या चमत्कार था? उस घेरे और दानों का असली मतलब क्या था? महाराज, वो घेरा आपका राज्य था। गेहूं के दाने सुल्तानगढ़ की विशाल सेना थे जो आपके राज्य को चारों ओर से घेरकर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। और इस कबूतर का क्या अर्थ हुआ? महाराज, कबूतर को घेरे के बीच छोड़ने का अर्थ था कि यदि उनकी सेना ने हमारे राज्य की ओर कदम भी बढ़ाया तो हमारी सेना उन्हें इन गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। दुश्मन को जवाब उसकी भाषा में मिल गया।
राजा प्रताप सेन की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर रामबली को गले लगा लिया। शाबाश, जो काम मेरे महामंत्री और सेनापति न कर सके वो तुमने और इस छोटे से कबूतर ने दिखाया। रामबली, तुम अब लकड़ियां नहीं काटोगे। आज से तुम प्रतापगढ़ के विशेष राज सलाहकार हो। महाराज, ये तो मेरी पत्नी रामवती के प्रेम का फल है। उसने कहा था कि खाली हाथ राजा के पास मत जाना, इसीलिए मैं ये कबूतर उपहार स्वरूप लाया था। मुझे क्या पता था कि ये उपहार आपके राज्य की रक्षा का माध्यम बन जाएगा। महामंत्री, रामबली के लिए एक आलीशान भवन तैयार किया जाए और उनकी पत्नी को ससम्मान यहाँ लाया जाए। आज रात फिर से हलवा बनेगा, लेकिन इस बार अंधेरे में नहीं बल्कि पूरे महल की रोशनी में। रामबली की गरीबी अब इतिहास बन चुकी थी। अपनी चतुर बुद्धि और संतोषी स्वभाव के कारण वो लकड़हारे से राजा का सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बन गया। प्रतापगढ़ अब सुरक्षित था और रामवती की हर इच्छा पूरी होने वाली थी।